हाय प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्ट्रीम मेकर पर स्वागत है। तो हम लोग आज क्लास 10th का जो ये सेकंड पार्ट है, क्लास 10th का साइंस का 2024 का सेट है, पहले का आईजी का खंड बा का सोल्यूशन करने चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। पहला दिया है क्वेश्चन, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा खा वाला दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण से दो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यू दिया है जो वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और जो कह रहा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधा है, यानी आई बाई ओ इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप सभी को पता है कि m इज इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यानी रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस करके प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये क्या है, फार्मूला है। तो आई बाई ओ इक्वल टू कितना दिया है 1/2, अर्थात यम इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। कितना हो जाएगा हाफ, वो भी किसमें प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव और सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हो जाएगा यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। m का मान दिया है हाफ और v का मान नहीं पता, u कितना दिया है माइनस का 25, तो माइनस माइनस प्लस त्रिया गुणा कर दो तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। तो 1 अपान दर्पण का सूत्र लगा दो 1 अपान एफ इक्वल टू प्लस 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। एफ आपसे पूछ रहा है, वी आपका दे रखा है कितना है, वी 25/2 का हो या 12/5, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 25/2, और u कितना दिया है आपका माइनस u दिया है माइनस 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 अपान एफ इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 125 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हो जाएगा f इक्वल टू 1 अपान एफ इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा कितना f इक्वल टू प्लस का 25 सेंटीमीटर, प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होंगी, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है। देखो आप समझिए इसको अच्छे से कि अभिसारी किरणें ये रही, अभिसारी किरणें ऐसे आ रही हैं, ठीक। अभिसारी किरणें क्या होती है, किसी एक बिंदु पर ऐसे मिलती हैं। हमने कहा ठीक है। अब इन किरणों के मार्ग में आपने अवतल लेंस रख दिया। कौन सा लेंस रखा, अवतल लेंस रखा। तो जब आपने किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखा, और हम सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर डॉट 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 एक रेखा खींचते हैं और इसको एकदम ऐसे सीधा खींच दो। अब हुआ ये कि जब यहाँ पर आपने अवतल लेंस रखा तो अवतल प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो ये ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे गई यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो जो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो दिया है यहाँ से इनकी जो दूरी दी है वी इज इक्वल टू कितना है, ये दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर पीछे फोकस होती है। तो ऐसे प्रकाश किरण आई तो ये आया 20 सेंटीमीटर पे, वो इधर बन रहा है, वो भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कैसा है ये वास्तविक है। तो ये अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दे रखा है वो कितना है 30। तो लेंस का फार्मूला लगा 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। एफ है माइनस कितना 30, माइनस क्यों लिए, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है माइनस होती है। और वी कितना दिया है आपका 20 दिया है, और 1 अपान यू, इसको पक्षांतर करोगे तो 1 अपान यू इधर हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा, प्लस का 1/30 इधर हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, तो यू बराबर लेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 12, यानी यू बराबर आपका आया प्लस का 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर ये अवतल लेंस ना होता तो प्रकाश में कहाँ फोकस होती, यहाँ पर होती, यानी यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। अगला सवाल देखिए, इसमें जो दिया है कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम को 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए, ठीक है, कि 4 ओम और 2 और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध दिया है
ठीक है, ये कौन सा सवाल है? ये सवाल तीसरा है। ठीक, कह रहा 2 ओम का एक प्रतिरोध है और एक 3 ओम का प्रतिरोध है और एक 6 ओम का प्रतिरोध है। कह रहा इन तीनों को कैसे जोड़ें? पहला केस में जो इनका आर इक्विवेलेंट जो है तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए? 4 ओम आए। तो देखो एक काम करो, सबसे पहले आप 2 ओम को प्रतिरोध को यहाँ लिखें और यहाँ पर क्या करेंगे? 3 और 6। तो यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे। तो 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें और इनके समांतर क्रम के साथ श्रेणी क्रम में 2 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दें तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 4। कैसे? 3 और 6 का अगर आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनका हो जाएगा 1/6 और प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम आप लेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा। तो आर ये तो होता है तुल्य प्रतिरोध। तो आर इज इक्वल टू, तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2 अर्थात आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 और 6 ओम के प्रतिरोध का जो 3 और 6 ओम के प्रतिरोध से क्या कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना है? 2 आया। तो 2 ये या 2 ये 4 कितना हो जाएगा? 4। यानी अब यहाँ पर जो 2 ओम का प्रतिरोध आया और 3 और 6 को जोड़ने पर समांतर क्रम जो 2 ओम का प्रतिरोध आया, अब इनको इस पूरे संयोजन के साथ इसको किस में जोड़े? श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 4 ओम। कितना आया? 4 ओम। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इन तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़े कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आए? 1 ओम आए। तो एक काम करिए, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे आप? समांतर क्रम में। कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए 2, 3 और 6। तो देखो इनका तुल्य प्रतिरोध हल करो। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3 2 5, 5 1 6। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/ऊपर 6 6 ऊपर और नीचे, तो कितना हो जाएगा? 1। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1। तो जब आप 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ो और उस संयोजन के साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 4 होता है। और 2 ओम 3 और 6 इनको तीनों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। देखिए मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल बेस है जिसमें कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल चीज़ें आप अपने खुद से ही कंप्लीट करोगे, अपने कोचिंग से, अपने बुक विद्या जो भी है जहाँ से भी पढ़े हो आप लोग। ठीक, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पहला है एथेनोइक अम्ल, दूसरा है मेथेनल, तीसरा है 1-क्लोरोप्रोपेन और चौथा है नाइट्रोमेथेन। ठीक है, मैं चारों को लिख दूं अच्छे से। पहला है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, पहला है एथेनोइक अम्ल। एथ मतलब होता है 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब नोइक लिखा है ना, तो कभी भी एथेनोइक, अल्कोहल, ये जितने भी क्रियात्मक समूह आते हैं, हम लोग एक काम करना, इनको इधर से दाएं तरफ से इनको क्या करेंगे? जोड़ना है। तो 1 नंबर के कार्बन पे जोड़ना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता OH की कार्बोक्सिलिक का होता है COOH, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? COOH, यानी डबल बॉन्ड्स यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पर O और यहाँ पर H। अब इसको बैलेंसिंग कंप्लीट करो, ये H, ये H, ये H, तो ये हो जाएगा CH3COOH। ये हो गया क्या? एथेनोइक अम्ल। साधारण नाम इसका होता है एसिटिक अम्ल, जिसको सिरके का अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, और इसका यूपीएससी नाम क्या? एथेनोइक अम्ल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा है मेथेनल। क्या है? मेथेनल है, मेथेनल है आपका ये। तो मेथ मतलब 1 कार्बन, ठीक, और अल किस में होता है? एल्डिहाइड में, यानी CHO वाले में होता है। तो यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहाँ बैलेंसिंग पूरा करने के लिए कार्बन संयुक्ता 4 होती है। तो यहाँ पर क्या जो लिखोगे H, यानी HCHO ऐसे लिख लो या CH2O ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये क्या है? मेथेनल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया है इसमें, 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 3, 1-क्लोरो, चाहे अब इधर से काउंटिंग करिए इधर से काउंटिंग करिए। ठीक है, तो मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3, 1 2 ये हो जाएगा आपका 3। तो देखिए प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 3, तो हमने इधर से काउंटिंग किया तो क्लोरो यानी क्लोरीन, क्लोरीन हमने यहाँ पर ऐड किया।
अब संयोजकता को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और एक यहाँ भी हाइड्रोजन और एक यहाँ भी हाइड्रोजन और एक यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। अगर इसको सभी हम लोग संग्रहित के रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 यानी 3 कार्बोहाइड्रोजन, 3 4 3 7 7 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो हो जाएगा क्या 1 क्लोरोप्रोपेन। अब नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोमेथेन तो आप सभी को पता है मेथ मतलब एक कार्बन, नाइट्रो मतलब NO2, क्या हो जाएगा NO2। इधर आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, इधर आपने हाइड्रोजन को ऐड किया और इधर भी, तो ये हो जाएगा CH3NO2, ये हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो क्या है, IUPAC है। तो IUPAC देख लीजिए यहीं पर, ये है CHO, क्या है ये CHO, सतह की क्वेश्चन IUPAC। तो देखो इसको थोड़ा सा पहचानिए, C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और यहाँ पर H और यहाँ पर H। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है, तो ये हो जाता है कौन सा, एल्डिहाइड वाला, CHO, ये एल्डिहाइड वाला है। अगर कहीं भी कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन होगा। ये क्या होगा, कीटोन होगा। अगर एक तरफ कार्बन है, क्या है, इस तरफ कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक और है H, तो ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक, यानी कौन सा COOH। तो यहाँ पर जो दिया है एल्डिहाइड वाला है, क्या है एल्डिहाइड वाला है। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, एक कार्बन के लिए होता है मेथ, क्या होता है, एक कार्बन के लिए हो जाता है आपका ये मेथ, क्या हो जाएगा मेथ है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेथ, तो यानी मेथेन 1 और क्या है एल्डिहाइड अल होता है अल, तो मेथेन 1 अल। अब यहाँ पर वोवल है E और यहाँ पर है A, तो ये इसको मिटाएंगे और सटा के इसको क्या लिखेंगे, मेथेनल 1, क्या हो जाएगा मेथेनल 1। तो चाहे हिंदी में लिखो या चाहे इंग्लिश में लिखो, स्पेलिंग शुद्ध लिखिएगा, ये हो जाएगा मेथेनल 1, मेथेनल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला जो दिया है ध्यान से देखिए आप, अगला जो इसमें दिया है आपका ये मेथेनल 1 हो जाए, मेथेनल लिखो या 1 लिखो। अगला ये है कि आपका ये यहाँ पर देखिए दिया है अगला CH3CH और ये डबल बॉन्ड और ये क्या है CH2 है। तो अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो काउंटिंग उधर से को जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पहले आए तो इधर से आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप। अब एक पर आया है क्या डबल, मतलब प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या प्रोपीन, क्या लिखोगे मिला करके प्रोपीन, प्रोपीन 1। तो 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका सेट क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, अब 2024 का अगला सेट हम लोग देखेंगे। ठीक।